अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हसनैन क़ादरी, बेंगलोर, रियासत कर्नाटक, इंडिया से। आजकल क्रिप्टो करेंसी का बहुत शोर बरपा है और अपने मिजाज के एतबार से ख़ुद ये सवाल उठाना कि ये जायज़ है कि नहीं है और ख़ुद ही इसका जवाब दे कर के मुफ्ती बन बैठना, ये सिर्फ पैसे कमाने की ललक है और कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि जिन मुफ्तियान इकराम से स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी के फतवे लिए जाते हैं, उनको पॉइंट टू पॉइंट, मतलब एंड टू एंड, ये क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, ये पैसा बनता कैसे है, कौन सी कंपनियां इसके पीछे काम करती हैं, कैसे इसमें इजाफ़ा होता है, कैसे इसमें नुकसान होते हैं, इजाफ़ा होने की शरई हैसियत फिर मुफ्तियान इकराम जान करके फ़तवा देंगे, फिर नुकसानात के ऊपर फ़तवा देंगे। बैंक से आपका अमाउंट कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, किस सूरत में ट्रांसफ़र हो रही है, इसमें कितने बैकग्राउंड में अगर सूद का कारोबार है, उन कंपनियों की भी मुदाखलत हैं जो हराम कारोबार में मुब्तला हैं। ये तमाम अहकाम, ये तमाम स्टेप्स जो हैं इसके, मुफ्तियान कराम को, उलमाए कराम को नहीं बताया जाता है। एक रफली, मोटा मोटी, एक दकीकी तौर पे उलमाए कराम के सामने रख दिया जाता है कि हमने एक स्टॉक ख़रीदा हज़रत और उसमें मैंने इन्वेस्ट किया और कल होकर के उसका दाम बढ़ जाएगा, तो जब दाम बढ़ेगा तो मुनाफा मुझे भी मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, ये इतना सिंपल तो ये कभी ना था, ये इतना सिंपल कभी नहीं है। इस प्रोसेस को पहले ठीक से समझें। पहला, ये स्टॉक एक्सचेंज बुनियाद में आया कैसे? जब कोई कंपनी अपना वर्चस्व जमाना चाहती है, अपनी तिजारती मेयार को परवान चढ़ाना चाहती है, उसकी बुलंदी को ले जाना चाहती है और उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो क्या करती है कि मार्केट में बोल देती है कि आप सब हिस्सेदार हैं, आए मेरे कंपनी की हिस्सेदारी को ख़रीदें, स्टॉक एक्सचेंज को ख़रीदें, शेयर को ख़रीदें, और कल अगर मेरी कंपनी ने मुनाफा किया तो आप उस मुनाफे में परसेंट के एतबार से, जो भी फ़ीसदी के एतबार से आपने मेरा शेयर ख़रीदा है, उसके एतबार से मुनाफा भी मिलेगा। लेकिन कल अगर मैं नुकसान में जाता हूं तो उस नुकसान के बराबर के हिस्सेदार आप भी होंगे, उसी मयार पे, उसी मिकदार पे, उसी फ़ीसद जो तयशुदा फ़ीसदी जो भी डिस्कस हुआ था उस पर। तो बोलते हैं लोग, अरे सही है। अब उस कंपनी की ज़ात क्या है? वो कंपनी ने हज़ारों बैंक, सैकड़ों बैंक से पैसे उठा रखे हैं सूद पर, सूद का पैसा उसमें लग रहा है। उसमें शराब बेचने वाली कंपनियों ने भी उसको मदद किया है, हराम खोरी करने वाली कंपनियों ने भी मदद की है, सूद खोरी करने वाली बैंकों ने भी उसको मदद किया है। तो उसकी जो बुनियाद खड़ी ही हो रही है, वो उसमें हलाल और हराम दोनों मिक्स है। अब इस पे अगर मुफ्तियान कराम, इस पे उलमाए कराम अगर फतवा देना चाहें तो इस मयार को डिस्कस करना लाजिम है कि स्टॉक एक्सचेंज की बुनियाद कैसे रखाई, इसके शाख बनते कैसे हैं, इसके मुनाफे के अहकाम क्या हैं, इसके नुकसानात के अहकाम क्या हैं। हदीस मुबारका है कि मोमिन के माल को नुकसान नहीं है। ये अब इस हदीस का आप कॉन्ट्राडिक्शन देखें, पहले ही इसी हदीस में स्टॉक एक्सचेंज को गलत करार दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें फ़ायदे के साथ साथ नुकसान 50% चल रहा है भाई, 50-50 का रेशियो है। आपको यहीं पर रुक जाना चाहिए। अब आते हैं मुल्क के कानून। मुल्क में उसके कानून क्या हैं? गैर इस्लामी कानून है या इस्लामी कानून है? जो लगा रहा है वो माल मासूम है, यानी मोमिन का माल है, और ख़रीदने और फ़ायदा देने वाला भी क्या माल मासूम है? अगर नहीं है तो उसका फतवा अलग लग रहा है, अगर है तो उसका फतवा अलग लग रहा है। ये तमाम अहकाम, तमाम स्टेप्स, तमाम जो मरहले हैं ना, उस पे गौर करके इसको फतवा दिया जाएगा और तब अहले सुन्नत वल जमात ने इसको सिरे से नकारा है। शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज बैठने लग गए में पैसे लगाना, उससे मुनाफे कमाना जायज़ नहीं है। क्यों नहीं है? इसकी एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि ख़रीदो फ़रोख्त के उसूल में शरई एतबार से आता है कि जिस माल को आपने ख़रीदा, आप उस माल को देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं फिज़िकली।
एक शर्त है, पहला शर्त है। दूसरा शर्त है कि आप खरीदे हुए मजा चाहता हूं, खरीदे हुए माल पे काबिज हैं, वो आपके कब्जे में है। स्टॉक मार्केट में तो आपने माल देखा ही नहीं, क्या खरीदा है आपने भाई? टाटा का शेयर खरीदा, देखा है आपने? उसे छुआ है? आपके कब्जे में है, आप उसके काबिज नहीं है। तीसरा है, ये दोनों शराइत के फुलफिलमेंट के बाद ही तीसरा शर्त है कि आप उसके खरीदो फरोख्त के मालिक हैं, अब आप उसे बेच सकते हैं। फिर अब अगला हदीस जो मैंने सुबह शुरू में कोट किया कि मोमिन के माल को नुकसान नहीं है। अब इस माल में हलाल रिस्क से कमाया हुआ माल जिस पे आप काबिज हैं, अगर आप उसे बाजार में फरोख्त करते हैं तो इसमें मुनाफा ही आएगा, इसमें नुकसान नहीं है। ये तमाम अहकाम शरीयत यहां पर स्टॉक एक्सचेंज में आकर के फेल हो जा रही है। तो स्टॉक एक्सचेंज किसी भी सूरत में, इररेस्पेक्टिव ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द नेशन और द कंट्री, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट जायज अकॉर्डिंग टू शरिया। ठीक है, यहां तो क्लियर है। आइए क्रिप्टो करेंसी में आते हैं। क्रिप्टो करेंसी बहुत सीधी सादी है। मैंने स्टॉक एक्सचेंज आपको बयान कर दिया ना, क्रिप्टो करेंसी उसी की खलेरी बहन है स्टॉक एक्सचेंज की। इसमें आप एक करेंसी खरीदते हैं जो आप नहीं देख सकते हैं। क्या कौन सी करेंसी है, कहाँ है? आपके हाथ में आया हुआ करेंसी नहीं, फिजिकली इम्पॉसिबल है। आपने बैंक से उसको ट्रांसफ़र किया, उस बैंक से ट्रांसफ़र करने के अलावा उस ट्रांजैक्शनल जो एक्साइज ड्यूटी ट्रांजैक्शन पे लगता है वो सूद के तौर पे बैंक को जाता है। किस बैंक को जाएगा भाई? जिसका ब्रोकर आपने इंस्टॉल कर रखा है, कॉइन स्विच कॉइन है, वजीर एक्स है, या कोई कुछ भी बाइनेंस है, इनके साथ बैंक का टाइप रहता है। अब आइए इस पे एक और फतवा देते हैं उलमा कि भाई अगर मुल्क का कानून आपको इजाज़त देता है और आपके इस खरीदो फरोख्त में उसकी रजामंदी है और लीगल है, आपके कंट्री, आपके मुल्क में ये लीगल है, तो आप कर सकते हैं। नो, आई से बिग नो। इसमें सिर्फ आपने मुल्क के कानून को देखा और शरीयत के तमाम अहकाम को आपने मश्क कर दिया। यहां पे आप क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं, आपके हाथ में आता है करेंसी, क्या आपने उसे देखा? जब उसको आपने देखा नहीं तो आप उस पर काबिज नहीं है। जब काबिज नहीं है तो फिर खरीदो फरोख्त का तो तीसरा मनसूख हो जाता है ना, यहाँ पे शर्त, तीसरी शराइत ही इसकी मनसूख हो जाती है यहाँ पर। तो ये भी स्टॉक एक्सचेंज का खलेरी बयान है, ये भी जायज़ नहीं है। इस पे चाहे जितना भी मुझसे कोई डिबेट करे, आकर के कर ले। मैं तो अहले सुन्नत वल जमात से हूँ, बरेलवी हूँ, इसीलिए उसी दर का खाता हूँ, उसी दर के बारे में बोलता हूँ और उसी दर की ज़ुबान भी इख्तियार करता हूँ। चंद सिक्कों के लिए अपना ईमान बर्बाद ना करें। वमा अलैना इल्लल बला।